हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाली है ये वीडियो आपके लिए। सेकंड वेरी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर आपके लिए रहेगा और यहाँ से आप बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है बच्चों वो कवर करोगे, जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए आपका जो पेपर होने वाला है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो भी अपठित गद्यांश हैं, पद्यांश है, उन सभी को आपको अच्छे से करना है। एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं उनको अच्छे से रीडिंग लीजिए ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको अच्छे से कर सको। ठीक है, इसमें हमने जो भी प्रैक्टिस पेपर हैं इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स आपके रहते हैं 60। ठीक है, सबसे पहले सामान्य निर्देश देख लेते हैं। तो इसमें कुल 4 खंड बच्चों आपको देखने को मिलेंगे, क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। खंड क दिया गया है सबसे पहले, जो कि क्या है, अपठित बोध है। ठीक है, तो इसको हमें गद्यांश जो दिया गया है इसको हमें अच्छे से रीड करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए क्या दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र पर विचार करते समय आज़ादी के बाद की सबसे अहम कुछ घटनाएं याद आती हैं। इनमें से पहली है तेलंगाना किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कहाँ हुआ? तेलंगाना में। का हिंसक दमन जो नेहरू जी के शासनकाल में किया गया। इसके बाद नक्सलबाड़ी से उपजे सशस्त्र किसान विद्रोह के प्रति बड़े पैमाने पर सरकार का अभूतपूर्व अत्याचार। फिर 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी का लागू किया जाना। 1984 में हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस, जिसकी चरम परिणति 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक कत्ले-आम में हुई। बिल्कुल आज के दौर की विडंबना सबसे सघन रूप में देखनी हो तो पिछले 15-20 वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में भूख, गरीबी और ऋणग्रस्तता से मजबूर होकर तकरीबन 2.5 लाख किसानों की आत्महत्याओं की हकीकत में इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं जो कि स्वतंत्रता के बाद जो है देखी गई हैं, आज़ादी के बाद देखी गई हैं, उनका वर्णन किया गया है। आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। किसान आंदोलन कहाँ हुआ? तो बच्चों किसान आंदोलन कहाँ हुआ? हमने अभी ऊपर पढ़ा, तेलंगाना में किसान आंदोलन हुआ। इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी जो है वो कब लागू की गई? तो इमरजेंसी कब लागू की गई? 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लागू की गई। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। 1975 में इमरजेंसी किसके द्वारा लागू की गई थी? तो 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने भारतीय लोकतंत्र की विडंबना को किन घटनाओं के माध्यम से स्पष्ट किया है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, यानी जो अपठित गद्यांश है उसमें 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। लेखक ने भारतीय लोकतंत्र की विडंबना को तेलंगाना किसान आंदोलन के दमन, नक्सलबाड़ी विद्रोह पर सरकारी अत्याचार, 1975 की इमरजेंसी, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, 1992 के बाबरी मस्जिद ध्वंस, 2002 के गुजरात दंगों और किसानों की आत्महत्याओं जैसी घटनाओं के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो जो भी हमने ऊपर पढ़ा उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है कि क्या क्या किन घटनाओं को इसमें जो गद्यांश है इसमें दिया गया है। प्रश्न 2 देखेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। चोर है, डाकू है, झूठा है, मक्कार है, कातिल है, छलिया है, दुर्जन है, जैसे भी टिकट मिला, जहां भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वही सवार है। उसी की जनवरी 26, उसी का 15 अगस्त है, बाकी सब दुखी हैं, बाकी सब पस्त हैं। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? देखिए, टिकट किसको मिलता है? टिकट किसको मिलता है? टिकट मिलता है जो नेता होते हैं। तो ये जो पद्यांश दिया गया है ये नेताओं के बारे में दिया गया है। कवि यहाँ भारतीय राजनीति का कौन सा चित्र उजागर करना चाहता है? तो कवि जो है यहाँ भारतीय राजनीति का जो झूठी राजनीति है, जिसमें झूठे वादे किए जाते हैं, ठीक है, लोगों को छला जाता है, उस झूठी राजनीति का चित्र उजागर करना चाहते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, आमजन के दुखी होने का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, कर्तव्यनिष्ठा, लापरवाह शासन, योग्य नेतृत्व या सुशासन। तो आमजन के दुखी होने का क्या तात्पर्य है? लापरवाह शासन है। शासन के घोड़े पर वही सवार है पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि वही व्यक्ति सत्ता में बैठा है और शासन चला रहा है जो चोर, डाकू, झूठा और दुर्जन है। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना कि शासन के घोड़े पर वही सवार है जो चोर, डाकू, झूठा, मक्कार, कातिल, छलिया, दुर्जन है। तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से समाज और राजनीति की किस स्थिति पर व्यंग्य किया है? तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से भ्रष्ट और स्वार्थी राजनीति पर व्यंग्य किया है। वह दिखाना चाहता है कि अयोग्य और अनैतिक व्यक्ति भी राजनीतिक लाभ लेकर सत्ता में पहुंच जाते हैं, जबकि आम जनता दुखी और परेशान रहती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर जो है आपको लिखने हैं। मिलान कीजिए। यह मेरा घर है, तो इसमें मेरा बताना है आपको। मेरा क्या है? तो मेरा क्या है बच्चों? मेरा सर्वनाम है। सुंदर फूल खिल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे फूलों की विशेषता क्या है कि वे सुंदर हैं। तो ये क्या है? इसमें सुंदर यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना क्या है? यहाँ पे खेलना जिसमें किसी काम के करने या होना पाया जाए उसको हम क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजा का स्त्रीलिंग लिखिए। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बच्चों? राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी। नेक्स्ट देखिए, पन प्रत्यय का उपयोग करके आपको एक शब्द बनाना है। तो पन प्रत्यय का उपयोग कर, तो देखिए प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रत्यय। और आगे लगने वाले क्या होते हैं? वो होते हैं उपसर्ग। तो इसमें पीछे पन प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाना है। तो देखिए हम क्या बना सकते हैं? अपनापन बना सकते हैं। इसमें अपना तो हो गया मूल शब्द और इसके पीछे हमने पन लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रत्यय। ठीक है, एक शब्द बनाना है तो अपनापन हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़े सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। आप खुद से भी कोशिश कीजिए। जैसे बचपन जो है बन जाएगा। बचपन में क्या होगा? बच्चा, जमापन। इसी तरह और देखिए, मोटापन हो जाएगा, मोटापन। ठीक है, उसके अलावा और क्या लिख सकते हो? भोलापन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम? प्रत्यय से शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बालक का बहुवचन लिखिए। बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा? बालक का बहुवचन हो जाएगा बालकों। ठीक है, अंधकार का विलोम शब्द आपको लिखना है। अंधकार का विलोम यानी विपरीतार्थक यानी उल्टा, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश। जल के दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तो जल के दो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? पानी हो जाएगा, नीर हो जाएगा। ठीक है, अनुचित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अनुचित शब्द में उपसर्ग बताना है आपको कि इसमें उपसर्ग जो है वो क्या है। तो अनु जो है यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा और चित जो है यहाँ पे क्या है? मूल शब्द है। तो आपको केवल उपसर्ग बताना है, तो अनु उपसर्ग रहेगा जो मूल शब्द के आगे लगते हैं। द्वंद्व समास का एक उदाहरण लिखिए। तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या रहेगा? माता, पिता। तो द्वंद्व समास में ध्यान रखिएगा, हमेशा योजक चिन्ह, ये वाला क्या है? योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह के साथ होते हैं और एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे सुख हो गया तो इसका क्या होगा? दुख हो जाएगा। ठीक है, सुख दुख। इस तरह से जो क्या कहलाते हैं? ये द्वंद्व समास इनके अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भागदौड़ और छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। अब आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सांप कहाँ रहता था? तो सांप कहाँ रहता था? सांप बच्चों गुफा में रहता था, है ना? अपनी गुफा का स्वामी है, तो वो कहाँ रहता था? गुफा में। नदी की आवाज़ कैसी थी? तो नदी की आवाज़ कैसी थी? गुस्से से भरी हुई। यहाँ पे आया ना अभी, गुस्से से भरी आवाज़ें। ठीक है, तो गुस्से से भरी थी। सांप बैठे बैठे क्या देखता रहता था? तो देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियाँ, सब कुछ देखा करता था। तो क्या आ जाएगा? सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सांप जो है वो खुश क्यों था?
तो सांप खुश क्यों था? सुरक्षित रहने के कारण, पानी के कारण, गर्व के कारण या अपमान आसमान के कारण? तो वो सुरक्षित रहने के कारण जो है क्या था? सुखी था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 दिया गया है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या है? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग के कारण बदलू का व्यवसाय बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, बाज और सांप कविता में बाज किसका प्रतीक है? ठीक है, तो बाज जो है, बाज साहस, स्वतंत्रता और ऊंचे आदर्शों का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पानी की कहानी में पानी की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कमी का मुख्य कारण उसका दुरुपयोग यानी सही तरीके से उसका उपयोग न करना और जल स्रोतों का प्रदूषण है। यही पानी की कहानी में पानी की कमी का मुख्य कारण है। तो यहाँ में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें से 2 के उत्तर आपको करने हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो देखिए, वस्तु विनिमय क्या होता है? यह वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है बिना मुद्रा के प्रयोग के, यानी पैसे से लेन देन नहीं होता है, वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है, उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है, यानी वस्तुओं की अदला बदली आप इसको कह सकते हो। प्राचीन समय में लोग इसी पद्धति से व्यापार करते थे। वर्तमान समय में मुद्रा यानी रुपया पैसा जो है वो विनिमय की प्रचलित पद्धति है जिसमें लेन देन सरल और सुविधाजनक हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा है? तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, देखिए पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें H2 क्या है? हाइड्रोजन है, और O क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उससे मिलकर क्या बना है? उससे मिलकर बना है पानी। अब जिससे कोई चीज़ बनती है तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे हमारे माँ बाप, हमारे जो दादाजी हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे? वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इसी तरह पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पुरखा इसलिए कहा क्योंकि पानी इन्हीं दोनों तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसमें 2 भाग हाइड्रोजन, ठीक है ना, H2O फॉर्मूला है, आपने पढ़ा हुआ है साइंस में। तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। तो ये किसका निर्माण करता है? ये मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इसलिए पानी ने उन्हें अपने अस्तित्व का आधार और पूर्वज बताया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा? बाज स्वतंत्रता और ऊंचे आदर्शों का प्रतीक है। वह जीवन भर खुले आकाश में उड़ता रहा और स्वतंत्र जीवन जीता रहा। घायल होने के बाद भी वह अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ना चाहता था। उसके लिए आकाश में उड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख और उद्देश्य था, इसलिए वह अंतिम समय तक उड़ना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 7 देखेंगे। इसमें बच्चों आपकी बुक से पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहरी दिवस आनी घर सोनी, इन्हीं इंडोरी आपटी आयो। खोली किवार यानी किवार खोले, बैठी मंदिर में दूध दही सब सचनी सवायो। अचल पड़ी सीके की लीनी, अन भावल भूई में डरायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह दोटाने ढंग लायो। सुर शाम में हटकी न राही, है ही पुती अनोखे जायो। तो इसमें जो शिकायत की जा रही है कृष्ण भगवान जी की कि किस तरह से उन्होंने घर में आकर जो दूध दही है वो सब खा लिया। ठीक है, तो वो शिकायत किससे की जा रही है? गोपी जो है वो किससे कर रही है? यशोदा मैया से शिकायत कर रही है कृष्ण जी की। तो गोपी ने यशोदा से किसकी शिकायत की? तो गोपी ने यशोदा से किसकी शिकायत की? वो की कृष्ण की। ठीक है, गोपी ने कृष्ण की क्या शिकायत की? यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या शिकायत की? आंगन में शोर मचाने की? नहीं, ऐसा तो नहीं है। माखन मथने की? ऐसा भी नहीं है। घर में घुसकर दूध दही खाने और दूसरों को खिलाने की? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कृष्ण किस समय गोपियों के घर में माखन चुराने आते थे? तो किस समय आते थे? देखिए दिया गया है ना, दोपहरी दिवस, यानी दोपहर में उनके घर जब सूना होता था तब आते थे। तो दोपहर के समय जब घर सूना होता था। इस पद्यांश के रचयिता कौन है? तो इस पद्यांश के रचयिता हैं सूरदास जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8 है, पद पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कबीर के अनुसार घास जो है वो बहुत साधारण और छोटी होती है, फिर भी उसका अपना महत्व है। यदि वह आँख में चली जाए तो तीव्र पीड़ा देती है, यानी आँख में बहुत दर्द होता है। इसलिए किसी को छोटा या तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में दिए 2 तर्क लिखिए। तो कवि कहता है कि अभी भी लोगों के मन में आशा और विश्वास जो है वो बचा हुआ है, शेष है, इसलिए कहा गया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। मानवता, प्रेम और संवेदनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं, इसलिए यह सबसे कठिन समय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड है, ग्वालिन ने माता यशोदा से क्या शिकायत की थी? 2 बिंदु बताने हैं। तो कृष्ण जो है घर में चुपके से घुसकर माखन, दूध, दही खा जाते थे। वे मटकी फोड़ देते थे और अपने साथियों को भी माखन बांट देते थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं, यानी ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 3 मिलेंगे आपको, 2 करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? तो चिड़िया अपने घोंसलों के निर्माण की तैयारी में तिनका तिनका इकट्ठा करती है। वह इन तिनकों से अपना सुरक्षित और आरामदायक घोंसला बनाती है और जहां वह अपने अंडे देती है और बच्चों का पालन पोषण करती है। इससे उसकी परिश्रमशीलता और दूरदर्शिता प्रकट होती है। परिश्रम यानी वो कितनी मेहनत करती है, और दूरदर्शिता यानी वो दूर की सोचती है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, कि जहाँ पर वो अब अंडे देगी, तो जब अंडे देगी तो बच्चे होंगे तो फिर उनको पालन पोषण भी चाहिए, उनको एक घोंसले के रूप में घर भी चाहिए। तो ऐसा चिड़िया के बारे में बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन, बालक श्री कृष्ण किस तर्क के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो बालक श्री कृष्ण पहले दूध पीने के लिए तैयार नहीं थे। जब माता यशोदा ने उन्हें समझाया कि दूध पीने से उनकी चोटी बड़ी और मजबूत होगी तथा वे बलवान बनेंगे, तब वे दूध पीने के लिए तैयार हो गई। उनके मन में अपनी चोटी बढ़ाने और बलवान बनने की इच्छा जाग उठी। नेक्स्ट देखिए थर्ड है, चोरी की बान में हो जू प्रति ने, इस उपालब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो आंसर रहेगा, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियाँ ठीक है, लकड़ियाँ एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब जो है वो किसको देते हैं? सुदामा को देते हैं कि तुमने किस तरह से चोरी से चने जो है वो सारे चने खा लिए थे। खंड घ देखिए, रचनात्मक लेखन रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र आपको लिखना है। अपने जन्मदिन के समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र, अपनी सखी को पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में कविता वाचन प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो पहला करेंगे हम, अपने जन्मदिन के समारोह का वर्णन करते हुए सखी को पत्र लिखना है। तो देखिए प्रेषक कौन होता है बच्चों? जो भेजने वाला होता है, यानी कौन भेज रहा है। श्याम नगर, गली नंबर 10, दिल्ली। तो जो भी डेट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, कोई भी एड्रेस आप याद कर लीजिए यहाँ से। प्रिय सखी राधा, सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम कुशल पूर्वक होगी। कल मैंने अपना जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया। घर को रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था। शाम को मेरे मित्र और रिश्तेदार आए। हमने केक काटा, गीत गाए और कई खेल खेले। मम्मी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया था। मुझे बहुत सुंदर उपहार भी मिले। यह दिन मेरे लिए बहुत यादगार रहा। काश तुम भी इस खुशी में शामिल होती। तुम्हारी सखी सीमा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा।
जो इसमें अथवा में दिया गया है, दोनों में से कोई एक पत्र आपको करना है। तो ख दिया गया है, विद्यालय में कविता वाचन प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। प्रेषक कौन रहेंगे यानी भेजने वाला कौन है? राहुल कुमार, कक्षा 8th A, सरस्वती विद्या मंदिर दिल्ली। दिनांक लिख देंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर दिल्ली। विषय रहेगा कविता वाचन प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निवेदन। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इससे छात्रों में आत्मविश्वास और मंच पर बोलने की क्षमता का विकास होगा। कई विद्यार्थी कविता पाठ में रुचि रखते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही इस प्रतियोगिता के आयोजन की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र राहुल कुमार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इंटरनेट के लाभ, मेरा गांव, मेरा प्रिय त्योहार। तो उत्तर रहेगा, सबसे पहले देखिए अनुच्छेद है इंटरनेट के लाभ। तो आपको तीनों में से कोई एक लिखना है, जो आपको अच्छे से आता हो उसको आप लिख दीजिएगा। इंटरनेट सभी बच्चे जानते हैं, आज के समय इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बिना इंटरनेट के हमारा कोई भी कार्य जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरनेट आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। यह ज्ञान और सूचना का विशाल भंडार है। इसके माध्यम से हम घर बैठे देश विदेश की ताज़ा खबरें प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और विभिन्न विषयों की जानकारी आसानी से जुटा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे आप अभी हिंदी का पेपर देख रहे हो, ये किसकी वजह से? ये इंटरनेट के कारण। किसी और भी विषय का देख सकते हो, कुछ भी आप देख सकते हो, वो सभी इंटरनेट की सुविधा के कारण। इंटरनेट ने संचार को अत्यंत सरल बना दिया है। ईमेल है, वीडियो कॉल है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम दूर बैठे लोगों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन बैंकिंग, टिकट बुकिंग और ख़रीदारी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यदि इंटरनेट का उपयोग सही दिशा में किया जाए तो यह शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन का सशक्त साधन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, मेरा गांव। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद है मेरा गांव के बारे में। मेरा गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। चारों ओर हरे भरे खेत, पेड़ पौधे और स्वच्छ वातावरण मन को शांति प्रदान करते हैं। सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती है। गांव के लोग सरल, ईमानदार और मेहनती हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, एक मंदिर और एक बड़ा तालाब है, जहां बच्चे खेलते हैं और लोग विश्राम करते हैं। शहरों की भागदौड़ और प्रदूषण से दूर मेरा गांव सादगी और आत्मीयता। आत्मीयता क्या होता है? जहां लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होती है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझा जाता है, उसका प्रतीक है। मुझे अपने गांव की शांति और अपनापन बहुत प्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है मेरा प्रिय त्योहार। मेरा प्रिय त्यौहार, तो इसमें दीपावली के बारे में लिखा गया है। तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है त्यौहार उसके बारे में लिख दोगे। जैसे होली है, ठीक है ना, होली है तो होली के बारे में आप लिख सकते हो, कोई भी त्यौहार आप लिख सकते हो। मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली है, जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें दीपों, मोमबत्तियों तथा रंगोली से सजाते हैं। संध्या समय लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे जलाते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली हमें प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश देती है। यह त्यौहार समाज में खुशियाँ और उत्साह भर देता है। तो ये आंसर रहेगा। तो ये था कंप्लीट पेपर, जिसको हमने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ समझा और आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप बच्चों को लगता है कि वीडियो बेनिफिशियल है, आपको कुछ सीखने को मिला, तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर।